आज तक हम ये मानते आ रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे अलावा यानी कि मनुष्य जाति के अलावा, इस पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पर जीवन हो सकता है, जहाँ पर कोई इंटेलिजेंस प्राणी हो सकते हैं, जहाँ पर कोई विकसित और बौद्धिक सभ्यता हो सकती है। लेकिन मार्च 2025 के बाद ये विचार काफी सारी लोगों में बदलने लगे हैं। कोलंबिया में एक ऐसा यंत्र मिला है जो बिना किसी फ्यूल के उड़ सकता है, जो अपने मास को कम और ज्यादा कर सकता था और जो ह्यूमन मेड नहीं था। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस पर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, लेकिन जब इसके सामने मंत्रोच्चारण किया गया तब इसने अपनी प्रतिक्रिया बदलनी शुरू कर दी। ये अचानक से एक्टिव होने लगा और अंदर इसके हलचल होने लगी, जिसे बूगा स्फीयर का नाम दिया जा रहा है। The Buga sphere, many call Buga, donde existe un santo. To present initial scientific findings surrounding the object now known as the Buga sphere. तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि बूगा स्फीयर क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। मार्च 2025 कोलंबिया के शांत शहर बूगा के लोगों ने आसमान में एक चमकदार मेटेलिक बॉल देखी। ये बिना किसी आवाज के जिग जैग पैटर्न में उड़ रही थी और अचानक जमीन पर गिर गई। जैसे ये खबर फैली, मैक्सिको की नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने इसकी जांच करनी शुरू कर दी और पता चला कि ये बॉल एक ही मेटल के टुकड़े से बनी हुई है और इसमें कोई जॉइन या फिर कोई वेल्डिंग मार्क नहीं थे। डॉक्टर जो लुइस ने कहा कि आज तक की टेक्नोलॉजी में इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिना जोड़ के बनाना लगभग नामुमकिन है। और इससे भी अजीब था इसका वेट बदलना, कभी 2 किलो कभी 10 किलो, रिपोर्ट में 16 से 20 पाउंड तक बताया गया है। साइंस के हिसाब से वेट का बदलना ऐसे पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये नेगेटिव मास इफेक्ट का एग्जांपल हो सकता है, यानी कि उड़ते समय ये अपने वेट को खुद कम और ज्यादा कर सकता है। इसका टेम्परेचर भी बड़ा अजीब था, हाथ लगाने पर बर्फ जैसा ठंडा था और 400 डिग्री सेल्सियस की आग में भी इसे कोई असर नहीं हुआ। जहां ये गिरा था वहां की मिट्टी और सारी घास सूख गई थी, लेकिन रेडिएशन का कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने बताया कि शायद कोई आयोनाइज्ड फ्यूल था जिसके कारण सारी नमी सोख ली गई। एक्सरे और सीटी स्कैन करने पर पता चला कि इसके अंदर 3 लेयर्स थी और एक सेंटर में एक चिप जैसी कोई आकृति दिख रही थी, जिसके आसपास 9 से 18 छोटे स्फीयर थे। साथ ही इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स का पूरा जाल बिछा हुआ था। Some of us recognize these. We have seen these supposed fiber optics before, and that's because they look like light reflections from a microscope. So I tested our suspicion on reflective surfaces, and as you can see, I got images almost identical, if not identical, to the ones on the Buga sphere. यानी ये कोई साधारण बॉल या फिर साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि शायद एक इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर था जो किसी खास मिशन के लिए बनाया गया होगा। अब यहाँ पे दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है और कुछ लोग कहते हैं कि ये कला का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। डॉक्टर जूलिया मास्ब्रिड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो में साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं, ये मानती हैं कि बूगा स्फीयर शायद एक धोखा हो सकता है। जैसे पेरू में मिली नकली एलियन ममी थी जो बाद में जानवरों की हड्डियों और गोंद से बनाई गई पाई गई थी। उनके अनुसार बस ये एक आर्ट प्रोजेक्ट हो सकता है और ऐसी रहस्यमय चीजें हमारे सोसाइटी अनसर्टेनिटी को दर्शाती हैं। यानी कि जब कुछ हमारे सामने रखा जाता है, हमारे सामने अगर प्रस्तुत होता है और उसे हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम उसे एक लेबल देना चाहते हैं। वो ये कहती हैं कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले गैलीलियो प्रोजेक्ट जैसी भरोसेमंद साइंटिफिक टर्म से सख्त जांच करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट इसे फिजिक्स के रूल्स बदलने का मौका मानते हैं। रिसर्चर पी मॉर्सिलो ने एक थ्योरी दी है, नेगेटिव मास मॉडल और एक्सॉम ऑफ टोपो टेम्परल रियलिटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्फीयर एक फिजिकल इंटेलिजेंस सिस्टम हो सकती है जो कि स्पेस टाइम के साथ इंटरेक्ट करके अपनी इंटरनल मास को 81% तक कम कर सकती है और इसी वजह से ये बिना किसी प्रपल्सन के उड़ सकती है और अपने वेट को बदल सकती है। और ये जो थ्योरी उन्होंने दी है, ये इसके मॉडल को, इसके ग्रेविटी को, इसके हिस्से को समझाता है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए और इस पर रिसर्च करनी चाहिए। असल में जब कोई चीज़ हमारे नॉलेज से बाहर होती है, हमारे ज्ञान से बाहर होती है, तो हम उसे पूरी तरीके से या तो रिजेक्ट कर देते हैं या पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बैलेंस में रहकर अगर
देखें तो सिविलाइजेशन स्पेस टाइम को ये मोड़ सकता है। भले ही उसकी टेक्नोलॉजी हमें मैजिक या आर्ट जैसी लगेगी, लेकिन ये हमारे समझने का तरीका बदल सकता है। अब डॉक्टर मॉस ब्रेड का आर्ट प्रोजेक्ट वाला विचार हो गया या फिर मॉस्लो का इंटेलिजेंस सिस्टम वाला विचार हो गया, हो सकता है कि ये विचार उतने अलग ना हो जितना कि हमें लग रहा है। बुगा स्फीयर की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी इसका मंत्र पर रिएक्शन। कई वायरल वीडियो में साइंटिस्ट इसके पास संस्कृत मंत्र का जाप कर रहे थे और स्फीयर से एक अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और वाइब्रेशंस आने लगे। एक वीडियो में तो गायत्री मंत्र के बाद EMF अचानक से बढ़ गया। Measures its power and see how it immediately registers a fairly powerful field emission that turns the sensor red. Of course, the sensor doesn't register noises. Previously, it was even at 0. It doesn't affect the scale, it is simply receiving there, detecting the field and its power. Therefore, this is irrefutable proof of the sphere's response. Definitely. ये कोई संयोग नहीं था, ये हमें सीधा सीधा हमारे प्राचीन ज्ञान की तरफ लेकर जाता है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका सिस्टम और इसका साइंस देखना होगा। ये दिखाता है कि कैसे साउंड वाइब्रेशंस मैटर को शेप दे सकती हैं। जैसे मेटल प्लेट पर सैंड रखकर, मिट्टी रखकर अलग अलग फ्रिक्वेंसी की साउंड दी जाए तो रेत एक जियोमेट्रिक पैटर्न बनाती है, फूल जैसे, सितारे जैसे, श्री यंत्र जैसे, ओम जैसे। यानी कि साउंड सिर्फ आवाज़ नहीं है बल्कि शेप बनाने की भी ताकत रखती है। हमारे सनातन शास्त्रों में इस कॉन्सेप्ट को यंत्र कहा जाता है, जो कि खास जियोमेट्रिक डिज़ाइन होते हैं जिस पे एनर्जी और फोकस किया जाता है। हो सकता है कि इस स्फीयर के लिए मंत्र ही की हो और स्फीयर खुद एक यंत्र जैसा हो। सनातन धर्म में कहा गया है कि ब्रह्मांड की रचना ओम से हुई है, जिसे शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म कहते हैं। संस्कृत में मन का मतलब होता है मन और त्र का मतलब होता है मन की रक्षा करने वाला। यानी कि मंत्र साधारण शब्द नहीं है बल्कि एक स्पेसिफिक साउंड या फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो मन और शरीर, हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे शक्तिशाली होते हैं बीज मंत्र, जैसे कि ओम, ह्रीं, क्लीं, जो चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज को जगाते हैं। अगर बुगा स्फीयर को आप अपने प्राचीन ग्रंथों से जोड़कर देखें तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। जैसे हमारे रामायण और महाभारत में, हमारे पुराणों में विमान का वर्णन है, ऐसे उड़ने वाले विमानों का वर्णन है जो ऊर्जा से, मंत्रों से चलते थे। Ancient texts that describe mysterious flying objects. Crafts so advanced they seem to match modern ideas of spaceships. Some versions of these stories mention activation through. अब आप सोचिए कि अगर ये सच है तो बुगा स्फीयर का मंत्रों पर रिएक्शन, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं हमारे पूर्वजों के बनाए गए विमान और कम्युनिकेशन डिवाइस के तो हिस्से नहीं है। इस स्फीयर की जटिल अंदरूनी संरचना और मंत्रों पर प्रतिक्रिया इसे एक मॉडर्न यंत्र जैसा बना देती है। हो सकता है जिसे हम एलियन टेक मान रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के लिए बस एक साइंस थी। हो सकता है ये बुगा स्फीयर हमारे उसी भूले हुए ज्ञान का एक हिस्सा हो। और अगर ये हमारे प्राचीन विमान का, यंत्रों का सच निकला तो ये न सिर्फ इतिहास बदल देगा बल्कि हमारे ब्रह्मांड में हमारे जगह के, हमारे अस्तित्व को भी बदल देगा। बुगा स्फीयर असली है या नकली है या फिर इसे किसी ने बनाया है, अब जितनी भी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध हैं वो इंटरनेट से उपलब्ध है और इंटरनेट पे आधी जानकारियां सच होती हैं और आधी जानकारियां झूठी होती हैं। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया है, ये ह्यूमन मेड है, ये कोई ऑटोबॉट सिस्टम हो सकता है। तो आप सोचिए कि कोई तो है जो हमारे ही विमान शास्त्र को लेकर, हमारे ही ग्रंथों को लेकर, हमारे ही सनातन संस्कृति के ग्रंथों को लेकर इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हम अपनी संस्कृति की किताबों को भूलते जा रहे हैं, हम अपने ग्रंथों को भूलते जा रहे हैं और अन्य देशों में विमान बनाने की इस तरह की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रहे हैं। क्योंकि विमान शास्त्र में ही ऐसे विमान, ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने का हमें वर्णन मिलता है जो कि मंत्र से नियंत्रित होते हैं, जो एक अलग प्रकार की ऊर्जा से चलते हैं, जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जो अपने भार को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो अपने आप को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इन सारे विमानों के बारे में, उनके पदार्थों के बारे में, कैसे उन्हें बनाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे ग्रंथों में, हमारे विमान शास्त्र में इसका वर्णन है। इन सब चीज़ों में एक बात तो तय है कि ये जो बुगा स्फीयर की कहानी है वो हमारे ग्रंथों से ही मेल खाती है, क्योंकि विमान शास्त्र में ही ऐसे यंत्रों के बारे में बताया गया है जो कि अपने भार को कम करते हैं और फिर वो हवा में उड़ सकते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और उन्हें एक स्पेसिफिक मंत्र से कंट्रोल किया जा सकता है। ये जितनी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो बुगा स्फीयर में बताया जा रहा है, उसकी संरचना को देखते हुए, उसकी आकृति को देखते हुए,
वो सब हमारे ग्रंथों से ही मेल खा रहा है। आप स्वयं देखिए कि विभिन्न प्रकार के देशों में हमारे ग्रंथों पर, हमारे सनातन धर्म पर रिसर्च हो रहा है, और हमारी जो भारत की पीढ़ी है वो इस बात के लिए नाराज़ हो जाती है, इस बात के लिए गुस्सा करती है, ट्रेंड बन जाता है कि प्रेमानंद जी ने लड़कियों के बारे में ऐसा कहा है, कपड़े पहनने के लिए बोल दिया। इन सारी बातों को ट्रेंड बना देते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को, फालतू चीज़ों को हम ट्रेंड पर ला देते हैं और उन्हीं में उलझे हुए हैं। और देश इस पर रिसर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आप भी अपनी संस्कृति के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में जानना और रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। हर हर महादेव।